गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग सोलर सेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, काफी यूजफुल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी बहुत ज्यादा है। आजकल अगर हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं तो सोलर सेल्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। एडवांटेजेस इसके काफी सारे हैं, इसलिए हम लोग इसको नॉर्मली डेली बिहेवियर में यूज कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सोलर सेल है क्या? बेसिकली सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड ही है जो कि सोलर एनर्जी को या सन से मिलने वाले डिफरेंट रेडिएशंस को, जिसमें यूवी रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, इवन विजिबल रीजन्स हैं, इन सारे रीजन या एनर्जी को लेकर के ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इसे हम लोग सोलर सेल कहते हैं। डिस्टेंस, अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जनरेशन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ लाइट और फोटॉन्स, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल। बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां ब्रीफ करना चाहूंगा। ये मान लीजिए मैंने अगेन कोई पीएन जंक्शन डायोड ले लिया, ये इसकी डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर पर मैं अगर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स को इंसिडेंट कराता हूं, जो कि जनरली मेरे को सन से मिलते हैं, तो इसके दोनों एंड्स पे एक ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। बस हो गया हमारा काम। नो डाउट जो यहां से ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है ये काफी माइन्यूट होता है। अगर इस सर्किट को हम लोग रेजिस्टेंस के थ्रू कंप्लीट करते हैं तो करंट यहां से माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की फ्लो करती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, छोटी छोटी यूनिट्स को लेकर के, छोटे छोटे सोलर सेल्स को लेकर के हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, और नो डाउट इसकी हेल्प से हम लोग घर में चलने वाले एसी यानी एयर कंडीशनर को भी ऑपरेट कर सकते हैं। इवन दैट आपने अपने स्कूल्स की छत पे देखा होगा कि सारी छतों पे अब सोलर सेल्स या सोलर पैनल्स को हम लोग यूज करने लगे हैं, और उससे हमारे पूरे स्कूल का जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो तो होता ही होता है, साथ में हम लोग इसको जो बाहर एजेंसीज हैं जो हमसे इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर लेती हैं, यानी हमारे स्कूल से परचेज कर लेती हैं, तो नो डाउट स्कूल को बेनिफिट इस तरह से भी होता है और उसकी अपनी नीड्स भी पूरी हो जाती है। अल्टीमेटली हमारे लिए बड़ा ही यूजफुल कॉन्सेप्ट आता है क्या, सोलर सेल। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में आगे बढ़ना चाहेंगे। ब्रीफ तो मैंने आपको कर ही दिया और मैं समझता हूं काफी कुछ चीजें आपको क्लियर भी हो गई होंगी यहां से। सोलर सेल्स के बारे में और थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए डायग्राम के थ्रू यहां हमने समझाने की कोशिश की है। देखिए ये पीएन जंक्शन डायोड हम लोगों ने लिया है। ये एक चीज आप लोगों को इस डायग्राम पे दिख रही होगी, दैट इज फिंगर इलेक्ट्रोड्स। देखिए फिंगर इलेक्ट्रोड्स कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोग ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक दो प्लेट्स के थ्रू इसको लगा लेते हैं, तो फिंगर जैसे ये दिखाई देते हैं। बस इन्हीं को हम लोग फिंगर इलेक्ट्रोड्स के नाम से जानते हैं। और नो डाउट बेसिस वही है कि हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड होता है या एनपी जंक्शन डायोड होता है, और इसकी जो डिप्लीशन लेयर है उसके ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स अगर हम लोग इंसिडेंट कराते हैं तो ऑब्वियसली यहां से एक ईएमएफ जनरेट होता है। और अगर एक्सटर्नल सर्किट में कोई लोड रेसिस्टेंस हमने अप्लाई किया हुआ है तो यहां करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा सोलर सेल का। जो डायग्राम हमने ऊपर दिखाया था वही डायग्राम देखिए यहाँ पे फर्दर। ये डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर के ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स को गिराया हुआ है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने इसमें लगाया लोड रेजिस्टेंस RL, तो यहाँ से IL फ्लो होने लगा। नो डाउट ये जो IL है ये काफी माइन्यूट करंट होती है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की करंट्स होती हैं। ऐसे ही ये जो हमारे पास यहाँ पोटेंशियल डेवलप होता है, EMF डेवलप होता है इन एंड्स पे, ये मिली वोल्ट ऑर्डर का होता है, ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ बहुत सारे सोलर सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसके लिए, करंट बढ़ाने के लिए। इस तरह से हम लोग अपने पर्पस के लिए इनको यूज कर लेते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हम लोग करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग डेवलप होने वाले पोटेंशियल और करंट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो एक ग्राफ छोटा सा जरूर है लेकिन बहुत आप लोगों से डिस्कस होता है। ये हम लोगों ने पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है स्टूडेंट्स। पोटेंशियल मैं यहाँ मिली वोल्ट में लेता हूं तो ज्यादा अच्छी बात होगी, इसी तरह से करंट को मैं माइक्रो एम्पियर में लेता हूं तो ज्यादा अच्छी बात होगी। बाकी यूनिट्स तो हमें लिखनी ही चाहिए।
अगर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट अगेन वही पीएन जंक्शन डायोड, और ये मैंने इस तरह से छोड़ दिया, यानी जो लोड रेसिस्टेंस है ये कितना है, इंफिनिटी है, दोनों एंड्स के बीच में इंफिनिटी रेसिस्टेंस है, तो इसे मैं कहता हूं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल है इसको मैं VOC के नाम से जानता हूं, या ओपन सर्किट वोल्टेज। एक मेजरेबल होता है जो भी 2 मिलीवोल्ट, 3 मिलीवोल्ट या 4 मिलीवोल्ट हो। एक सिंगल सेल की बात हम लोग कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट का मतलब सीधा सा ये है कि मैंने क्या किया, इन दोनों टर्मिनल्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, दैट इज कंडक्टिंग वायर। तो कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस जो होता है, अब मैं इसको RL कहता हूं, तो दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो। तो ऐसी स्थिति में जो सर्किट होगा, अब ये शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। शॉर्ट सर्किट में नो डाउट देखिए पोटेंशियल की वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन एक डेफिनेट अमाउंट की करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगी। नेगेटिव करंट हम लोग यहां पे शो कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे नेगेटिव करंट का मतलब क्या है, यानी हमें सिस्टम से मिल रही है। इसको मैंने कहा है ISC, यानी करंट एट शॉर्ट सर्किट। तो मैं ये कहूंगा ओपन सर्किट पे करंट मेरी जीरो होती है, पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, और शॉर्ट सर्किट पे करंट मेरी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल जीरो होता है। ये बात मैंने इस तरह से इस ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। बड़ा बेसिक सा फंडा है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में खूब डिस्कस होता है। स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ और बातें करना चाहेंगे। मटेरियल यूज कौन से करना चाहेंगे, हम कैसे मटेरियल्स को यहाँ पे यूज करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम लोग एवरेज एनर्जी की बात करते हैं तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप या एनर्जी गैप वाले पीएन जंक्शन डायोड्स को हम लोग यहाँ पे यूज करना पसंद करेंगे। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जो मटेरियल्स हम लोगों को मिलते हैं सोलर सेल बनाने के लिए, उसमें सिलिकॉन है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गैलियम आर्सेनाइड है 1.43 वोल्ट है, व्हाटएवर। सो अब डिस्टेंस देखिए, ये वैल्यूज याद करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप बार बार इनको पढ़ते रहेंगे तो अपने आप से याद हो जाती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को निश्चित रूप से इन वैल्यूज की हेल्प से काफी हेल्प मिल जाती है। डिस्टेंस दूसरा क्राइटेरिया जो है, पहला क्राइटेरिया तो हमारा बैंड गैप का है, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, तो उसमें सिलिकॉन भी लिया हमने, कॉपर इंडियम भी लिया, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है। बाकी के क्राइटेरिया की बात अगर हम लोग करें तो द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन, इसमें सबसे पहला तो बैंड गैप का ही हो गया, एनर्जी बैंड गैप का ही हो गया। ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज नियर अबाउट टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, यानी हमारे जो मटेरियल है वो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन अच्छा करें, यानी 10⁻⁴ सेंटीमीटर का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एडिक्वेट होनी चाहिए, यानी अच्छी कंडक्टिविटी वाले होने चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट में हम लोगों को आसानी से मिल जाए। कॉस्ट फैक्टर, बहुत ज्यादा महंगा भी ना हो। डिस्टेंस आज भी अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सस्ता तो सोलर सेल पैनल नहीं है। अगर मैं अराउंड 120 वॉट सोलर पैनल की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज में आता है, तो निश्चित रूप से कॉस्ट तो अभी भी ज्यादा है, लेकिन अगर इसका एक प्रॉपर रख रखाव हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, टाइम टू टाइम हम इसको साफ करते रहें, तो बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव हम लोगों को पड़ता है। एक बार लगाने के बाद इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, और एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस की बात करें तो पॉल्यूशन फ्री है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। लॉन्ग लास्टिंग है, जैसा मैं अभी डिस्कस कर रहा था, काफी लंबे समय तक ये चलता रहता है। मेंटेनेंस फ्री है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है बस, लेकिन हाँ ये है कि इसको डस्ट से, रस्ट से और पानी से तो बचा के रखना होता है। तो ऑब्वियसली जिस समय हम लोग इसकी फैब्रिकेशन करते हैं उसी समय इसके ऊपर एक ग्लास शीट लगा देते हैं। सोलर सेल्स की बात अगर हम लोग यूज की करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इट्स वेरी यूजफुल। देखिए ऐसे एरियाज जहां सिर्फ दिन में जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, जस्ट लाइक स्कूल्स की मैं बात करूं तो नॉर्मली स्कूल्स जो है वो डे टाइम में ही लगते हैं, डे टाइम में ही इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है। इट मे बी इन फैन रनिंग, लाइट रनिंग, कंप्यूटर रनिंग और व्हाटएवर, सो एसी रनिंग। तो ऐसी स्थिति में तो स्टोरेज बैटरी की भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां मुझे कहीं रात में जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, तो रात में तो सोलर सेल काम करेगा नहीं, क्योंकि सन रेडिएशंस मिलते नहीं रात में। मून रेडिएशंस जो है वो एक तरह से रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होते हैं,
तो उन रेडिएशंस में उतनी ज्यादा एनर्जी होती ही नहीं है जिससे कि सोलर सेल को एक्टिवेट कर पाए। अल्टीमेटली मून लाइट में सोलर सेल्स नॉर्मल केसेस में काम करते ही नहीं है। मून लाइट को इसीलिए हम लोग कूल लाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, चार्ज स्टोरेज बैटरीज को यूज करेंगे। डे टाइम में इन बैटरीज को हम लोग चार्ज कर लेंगे और नाइट के टाइम में हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, जस्ट लाइक योर इन्वर्टर। इन्वर्टर में तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो एसी हम लोगों को मिल रही होती है उसी से डीसी कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। लाइट चली जाती है तो फिर उसको हम लोग रीस्टोर करते हैं। लेकिन यहां हम सोलर सेल की हेल्प से मिलने वाली जो डीसी है उससे डायरेक्ट बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, आपने मेरा पिछला सेंटेंस गौर से सुना हो तो सोलर सेल से हम लोगों को डीसी मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलते हैं, तो नो डाउट इसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो जहां हमें यूज करना है, जैसे अगेन एग्जांपल मेरा क्या है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं या व्हाटएवर सो हमारे स्कूल की छत है, तो वहां हम लोग इसको प्रीफर करेंगे और उसको अपने स्कूल में यूज करेंगे। नो डाउट डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे, एसी को ट्रांसफार्मर की हेल्प से पोटेंशियल बढ़ाएंगे, फिर हम लोग इसको आगे ले जा सकते हैं। तो अब तो आप देख रहे होंगे कि पॉल्यूशन फ्री होने के कारण हम लोग जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जस्ट लाइक दिल्ली है, तो दिल्ली के आसपास जो एरियाज हैं वहां पे हम लोग सोलर पार्क बना रहे हैं। सोलर पार्क में क्या है, ऐसी जमीन हम लोग देखते हैं जहां हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, बंजर भूमि है जहां कोई यूज नहीं है, पहाड़ है या गड्ढे हैं, उन जगहों पे हम लोग सोलर पावर प्लांट्स लगाते हैं, बहुत सारे सोलर पैनल्स एक साथ लगा देते हैं और उनसे फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सोलर सेल्स और बैटर है किसके, बैटर हम लोग कहें इनको फोटो सेल्स। सोलर सेल्स और फोटो सेल्स दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एक ही नाम दिया जा सकता है। ये हमारे लाइट मीटर्स की तरह से भी यूज किए जाते हैं कि कितना रेडिएशन इनके ऊपर गिर रहा है। जितना ज्यादा रेडिएशन गिर रहा है इसका मतलब ज्यादा लाइट इसके ऊपर गिर रही है। तो फोटोग्राफी में जब हम लोग किसी मूवी की शूटिंग करते हैं, अब देखिए नॉर्मली क्लास तो आपकी ये भी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम जो है ना कंटेंट को ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। अब वॉइस की क्वालिटी है या लाइट की क्वालिटी है या वीडियो की क्वालिटी है, उसके साथ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज किया जा सकता है। एक फिजिक्स के स्टूडेंट को मान लीजिए मैं ही क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसमें क्या देखना है, उसको कंटेंट की क्वालिटी देखनी है। उसको बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि साउंड क्वालिटी क्या है या वीडियो क्वालिटी क्या है, उसको कंटेंट क्वालिटी देखनी चाहिए। अब मूवी का तो काम ही एंटरटेनमेंट है, वहां हम सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं दिखाएंगे तो कौन देखने जाएगा मूवी को, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ मूवी रिकॉर्डिंग हम लोगों को नो डाउट बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन के कैमरे यूज करने होते हैं, साउंड क्वालिटी को हम लोगों को बहुत एप्रोप्रिएट रखना होता है। तो एग्जैक्टली दैट इज ए ड्रामा, मतलब मूवी में सत्य जो है वो बहुत कम होता है, ड्रामा ज्यादा होता है। तो ड्रामा को प्रोपेगेट करने के लिए हम लोग इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। जबकि मान लीजिए फिजिक्स की क्लास हो रही है, केमिस्ट्री क्लास हो रही है, तो वहां हमें ड्रामा की जरूरत नहीं है, वहां हम लोगों को रियलिस्टिक चीजों को देखना है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। यहाँ एक सिंपल सा यूज, इतनी सारी बातें मैंने कोरिलेट इसलिए की कि अब आप इसे भूलेंगे नहीं, अब आपको ये हमेशा याद रहेगा कि फोटोग्राफी में फोटोमीटर्स के लिए कि लाइटिंग इंटेंसिटी क्या है। पता लगा कि एक गाना कोई शूट हो रहा है, एक सीन में तो काफी ज्यादा इंटेंसिटी थी, दूसरे सीन में इंटेंसिटी कम थी। जब उन दोनों सीनों को जोड़ा जाएगा, क्लब किया जाएगा, तो नो डाउट एक फर्क जो है साफ नजर आएगा। वहां तो एक तरीके से मूवी फ्लॉप, लोग समझ जाएंगे क्या हो रहा है। तो वहां पे हम लोग फोटोमीटर्स यूज करते हैं कि जितने भी सीन, अलग अलग शॉट्स हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, हर किसी में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सेम रखने की कोशिश करते हैं। और जब तक लाइट का मेजरमेंट नहीं होगा तब तक हम कर कैसे पाएंगे। तो भैया ये फोटोमीटर्स या लाइट मीटर्स जो है सोलर सेल्स ही होते हैं। इन्हीं से हम लोग लाइट की क्वांटिटी को, इंटेंसिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देन सम रिस्ट वॉचेस, देखिए बहुत सारी घड़ियां आप लोग भी देखते होंगे, वो जो है सोलर सेल्स को यूज करते हैं। नॉर्मली दिन में वो जो है ना चार्ज हो जाती हैं, छोटी बैटरी उसके अंदर होती है, रात भर चलती रहती है, या कई बार रात में भी थोड़ी बहुत के लिए, जितनी देर के लिए कोई लाइट ऑन आपने की, जनरली एलईडी लाइट से तो नहीं चार्ज होती, लेकिन जनरली जो बल्ब हमारे होते हैं, कन्वेंशनल बल्ब जो होते हैं, उनसे चार्ज हो जाती हैं, उनमें काफी सारे रेडिएशंस मिल जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट, अब देखिए स्पेस में अगर मान लीजिए मैंने कोई क्या स्पेसक्राफ्ट को भेजा है,
तो वहां कंटिन्यूअस मेरे को लाइट कहां से मिलेगी, एनर्जी कहां से मिलेगी, लाइट स्टैंड फॉर हियर एनर्जी, तो एनर्जी कहां से मिलेगी, इसके लिए हम लोग सोलर सेल्स वहां पैनल्स की फॉर्मूला लगा देते हैं और कंटिन्यूअस एनर्जी हम लोगों को वहां से मिलती रहती है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज ओवर थिंग्स, इनके उस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। सोलर सेल्स पर तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते और एक ही फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR, इसी के बेसिस पर सारी चीजें होंगी। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां करना चाहते हैं, देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों के आता है क्या, बैंड गैप EG इक्वल्स टू H न्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन हमें जनरली यहां मिलते हैं। तो देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, देखिए जरा। The following table provides the set of values V and I obtained for a given diodes। देखिए ये फॉरवर्ड बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग में आपको ये दो पोटेंशियल दे रखे हैं और ये दो करंट दे रखे हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, रेसिस्टेंस ही पूछेगा और कुछ भी कह सकता है। तो भैया यहां डायनामिक रेसिस्टेंस निकलेगा, मैं डायनामिक रेसिस्टेंस को R डायनामिक लिख देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा V यानी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल ओवर स्मॉल चेंज इन करंट। अब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल की बात आप करेंगे तो देखिए यहां पे कितना है, दैट इज 2.4 माइनस 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट कितना है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 80 मिली एम्पियर। तो आप यहां पे 80 लिखेंगे, माइनस का 60 लिखेंगे, मिली स्टैंड फॉर 10 टू पावर माइनस 3 लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे, भैया आ गया आंसर। इससे ज्यादा और पूछ भी क्या सकता है। क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, बिना पढ़े कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, एक बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको डिक्टेट कर दिया क्योंकि मैं तो यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी दे रहा हूं, आपको वहां सेलेक्टिव आंसर देना है, जो उसने पूछा है वही आंसर देना है। फालतू की चीजें आप बहुत सारी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उसने पूछी नहीं है तो उनपे वेटेज तो है ही। तो डियर स्टूडेंट्स, रेसिस्टेंस मैंने निकाल के दिखाया। अब रिवर्स बायसिंग की बात हम लोग करें, द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, 0 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट पता लग रहा है। देखिए पहले ज्यादा था पोटेंशियल, फिर नेगेटिव में पोटेंशियल आप दे रहे हो। ऐसे ही करंट 0 माइक्रो एम्पियर माइनस 0.25 माइक्रो एम्पियर, यहां भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। जब आप इन दोनों रेसिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि जो रिवर्स बायसिंग रेसिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगा और जो फॉरवर्ड बायसिंग रेसिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो ये एक ओवरव्यू मैंने क्वेश्चन को बस देख के दिया। अब आगे देखते हैं कि उसने हमसे पूछा गया है। सॉरी, आगे कहता है assuming the characteristics to be nearly linear over this range, ठीक है, डायनामिक लिखने की जरूरत नहीं है ऐसी स्थिति में, वो कह रहा है एज्यूम कर रहा है तो ठीक है भैया, कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। कैलकुलेट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन डायोड, बस इतनी छोटी सी बात की, लेकिन एक बात उसने कह दी यहां पे कि आप इसको वेरिएबल या डायनामिक रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, वो एज्यूम कर रहा है कि नियरली लीनियर है। तो बच्चों ये एक बस छोटी सी बात, वो एज्यूम कर रहा है तो करने दो, हमारा क्या जाता है, नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, डायनामिक ही होता है। चलिए, तो इंस्टैंटेनियस रेजिस्टेंस आप यहां से निकाल के दे सकते हैं। सेम कांसेप्ट इज देयर डियर स्टूडेंट्स। यहां मैं कंपेयर भी करता हूं, तो देखिए रिवर्स बायसिंग में 10 टू पावर 6 ऑर्डर का रेजिस्टेंस मुझे मिल रहा है और फॉरवर्ड बायसिंग में 20 ओम मिल रहा है, तो आप यहां कंपेयर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a battery of 2 volt may be connected across the points A and B as shown in figure। इसका मतलब फिगर देखनी ही होगी हम लोगों को। Find the current drawn from the battery if the positive terminal is connected to one, the point A, and second, the point B. Assume that resistance of each diode is 0 in forward biasing and infinity in reverse biasing। ये उसने यहाँ पे assumption दे रखा है। Dear students, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये हमेशा एज्यूम करना ही है। वो अपने क्वेश्चन में ना भी कहे तब भी हम लोगों को यही एज्यूम करना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस उसका 0 होगा, किसका, पीएन जंक्शन डायोड का, और रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा। तो ये हमें कंसीडर करके ही चलना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ आपको एक फिलॉसफी दे देता हूँ, आई होप सो आप सॉल्व तो कर ही पाएंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर मैच कर लेंगे जो मैंने यहाँ सॉल्यूशंस दे रखे हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, मैं अपनी तरफ से केस बनाता हूं, उसने क्या केस लिया है मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, अपनी तरफ से केस बना रहा हूं। सपोज मैंने यहां पे 2 वोल्ट की बैटरी लगाई और इस टर्मिनल को पॉजिटिव दे दिया, इसको नेगेटिव दे दिया। अब जरा इस स्थिति में देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल ये है
ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन बच्चों देखो यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव और इस जंक्शन डायोड का ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये रिवर्स बाइसिंग में हो गया। जब ये रिवर्स बाइसिंग में हो गया तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो सिर्फ मेरे पास ऊपर वाला सर्किट बचा, ये चूंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में, बिकॉज ऑफ इट इज पी एंड इट इज एन। तो अब इसका रेसिस्टेंस तो उसने जीरो कह रखा है, तो सर्किट का रेसिस्टेंस क्या हो गया, ए से आप गए, यहां तो इंफिनिटी है तो ये तो ब्रांच काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, ओपन सर्किट आप इसको कह सकते हैं। ए से गए, ऊपर गए, यहां रेसिस्टेंस जीरो है तो इसका भी रेसिस्टेंस कोई काउंट नहीं होगा, यहां आ गया 10 ओम। तो डियर स्टूडेंट्स इस स्थिति में जो मेरा ये ऊपर वाला डायोड है इसका रेसिस्टेंस इसमें से फ्लो जो करंट होगी वो हो जाएगी I इक्वल्स टू V ओवर R। तो V है मेरा 2 वोल्ट का और R है 10 ओम का। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से 0.2 एंपियर की करंट यहां से फ्लो कर जाएगी। तो ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, अब जो है ना अपने मार्कर का कलर चेंज करता हूं। सबसे पहले तो उसी 2 वोल्ट की बैटरी की पोलैरिटी में अब चेंज कर देता हूं। अब मैं इसको यहां नेगेटिव देता हूं और यहां पे पॉजिटिव देता हूं, तो ऑब्वियसली अब मेरी करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, ये वाली होगी, तो ये वाली होगी, यहां पे होगी, यहां पे होगी। अब स्टूडेंट देखिए इधर अगर ये आएगा तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, बिकॉज ऑफ हियर इज पॉजिटिव एंड हियर इज नेगेटिव, वी हैव ऑलरेडी शोन। तो नीचे वाला ये वाला सर्किट मेरा कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो ये तो सर्किट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर वाले की बात करता हूं, यहां से करंट ऐसे आएगी रिवर्स बैटरी लगाने पर। तो अब ये मेरा एन के साथ में पॉजिटिव कनेक्ट किया है, देखिए एन के साथ में पॉजिटिव कनेक्ट किया है, तो ये मेरा क्या हो गया, रिवर्स बाइसिंग में हो गया। रिवर्स बाइसिंग में हो गया तो ऐसी स्थिति में रेसिस्टेंस होगा इसका इंफिनिटी। तो ऊपर वाला सर्किट एज ए ओपन सर्किट बिहेव होगा और नीचे वाला सर्किट एज ए क्लोज सर्किट बिहेव होगा। अब इस स्थिति में अगर मैं करंट निकालूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो V तो मेरा 2 वोल्ट ही है और यहां पे ये रेसिस्टेंस मेरे पास दे रखा है 20 ओम, तो ये मेरे पास यहां से करंट आ जाएगा। तो ब्लू वाले केस में अलग करंट आएगा और रेड वाले केस में अलग करंट आएगा। बस आपको ये बात बता के देनी है। डियर स्टूडेंट्स एक बात फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को लेकर के हम लोग और समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये पीएन जंक्शन डायोड है, तो ऑब्वियसली ये इसका पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, जैसा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ता हूं। मान लीजिए यहां पे माइनस का 5 वोल्ट और यहां पे 0 वोल्ट में देता हूं, तो आपसे पूछना चाहूंगा इज इट फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग? क्योंकि आपने अब तक ये पढ़ा है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करना है, हां बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन यहां तो पॉजिटिव से आपने 0 कनेक्ट कर रखा है। यस एब्सोल्युटली डियर स्टूडेंट्स, वो पीछे वाला आंसर बिल्कुल सही दे रहा है, बच्चा सही कह रहा है वो। देखिए मुझे कंपेयर करना होता है इन पोटेंशियल डिफरेंस को, यहां पे ये कंपैरेटिवली मोर है, ये कंपैरेटिवली लेस है, हेंस व्हाई इट इज इन फॉरवर्ड बाइस। डियर स्टूडेंट्स एक केस और भी मैं कंसीडर करना चाहूंगा यहां आपके साथ। मान लीजिए मेरे पास वही पीएन जंक्शन डायोड है, अब मैं यहां माइनस का 5 वोल्ट लेता हूं और यहां पे माइनस का 10 वोल्ट लेता हूं। अब अगर एक नॉर्मल जो रट्टू तोता बच्चा है उसके हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तभी फॉरवर्ड कहेगा, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा तभी फॉरवर्ड कहेगा। अब यहां तो दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये पोटेंशियल कंपैरेटिवली मोर है और ये पोटेंशियल कंपैरेटिवली लेस है, अल्टीमेटली अगेन इट इज इन फॉरवर्ड बाइस। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग के ऊपर आपको बहुत सारे मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। अब ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं समझता हूं आप ये सोचेंगे एडवांस में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा या चलो जेई मेंस में भी मिलेगा, तो नहीं ऐसा नहीं मिलता। आप तो वो कम से कम 2-3 कॉन्सेप्ट एट ए टाइम डालता है, ये जैसे क्वेश्चन है इसमें 2-3 क्वेश्चन एट ए टाइम है, तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है सीबीएसई के हॉट्स में। तो मैं क्या कहना चाह रहा था आपको समझ आ गया होगा, काफी सारी चीजें हम लोगों ने इस क्वेश्चन से डिस्कस की। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, ये एग्जांपल नंबर 6 देखें। डिटरमाइन द करंट थ्रू द रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट शोन। यहां सारे के सारे दे रखे हैं। अब इसको भी मैं जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया था उसके बिहाफ पे ही समझाना चाहूंगा। 4 केस हैं, तो 4 केस में वैल्यू मैं नहीं निकालूंगा, आपको सिर्फ फर्स्ट ही दूंगा। वैल्यू सारी मैंने यहां निकाल के रख रखी हैं, आप उनको निकालने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स
आप डायग्राम ए देखिए, यहां से आपने इसको लगाया तो ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन। अब जरा ध्यान से देखते हैं, मैं डायोड्स की बात करता हूं, यहां पे ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जरा देखिए, अगर आप इसमें देखते हैं तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। आइडियल डायोड्स हैं, यानी D1 D2 दोनों के अपने जो रेसिस्टेंस है वो जीरो कंसीडर करने हैं आपने, तो इजीली आप यहां से करंट निकाल सकते हैं। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट का और 20 ओम का रेसिस्टेंस है। रिजॉल्व हो गया पहला पार्ट। अब जरा हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। डियर दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो देखिए, ये यहां से करंट जाएगा, ये इसका पी टाइप है, एन टाइप है, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। लेकिन इसकी बात करें, इसका ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, तो ये रिवर्स बाइसिंग हो गया। अब दोनों ही मेरे सीरीज में लगे हुए हैं, तो एक का रेसिस्टेंस पहले वाले का जीरो कंसीडर होगा, लेकिन दूसरे वाले का जो रेसिस्टेंस है जो कि रिवर्स बाइसिंग में लगा हुआ था, ये मेरा इंफिनिटी होगा। अल्टीमेटली पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, वो इंफिनिटी हो गया और यहां से करंट मेरी जीरो फ्लो करेगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? गुड डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिगर सी की बात करते हैं। फिगर सी में मैं क्या देख पा रहा हूं? मैं ये देख पा रहा हूं कि इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब जो करंट यहां से फ्लो करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करती है, तो दो पाथ उसको मिल गए ऊपर नीचे। ऑब्वियसली इनका रेसिस्टेंस D1 D2 का तो उसने पहले ही जीरो कह रखा है फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पढ़ा था वही लगेगा। 20 ओम का रेसिस्टेंस है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इनका अपना रेसिस्टेंस जीरो है, हो गया काम जी। अब जरा हम लोग बात करें फिगर डी को लेकर के। रेजिस्टेंस फिगर डी क्या कहती है समझिए, यहां से जो करंट फ्लो करेगी, नो डाउट उसके लिए ये एन पी, ये पी, ये एन, तो ऊपर वाला तो होगा फॉरवर्ड बाइसिंग में और नीचे वाला डायोड होगा रिवर्स बाइसिंग में। तो नीचे वाला मेरा ये यूजलेस हो गया, या इंफिनिटी रेजिस्टेंस होने की वजह से मैं इसको ओपन सर्किट कह सकता हूं। ऊपर वाले डायोड के थ्रू करंट फ्लो मेरी फ्लो करेगी। नो डाउट आंसर मेरा अगेन यही आएगा, 2/20, बिकॉज ऑफ D1 D2 दोनों ही मेरे आइडियल हैं। रिवर्स बाइसिंग में इंफिनिटी रेजिस्टेंस देते हैं और फॉरवर्ड बाइसिंग में जीरो रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे। ये एक दो क्वेश्चन है, आप इनको अपने आप से लगाने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब मैं बात करना चाहूंगा यहां कॉज ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ ए जंक्शन डायोड। कोई भी जंक्शन डायोड मेरे पास है तो उसका कॉज क्या होता है? देखो बच्चों, कॉज बड़ा मजेदार सा है। यहां दो केसेस मेरे को अच्छे अच्छे से मिलते हैं। सबसे पहला मैं जीनर ब्रेकडाउन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? यहां नेमिंग आपको ध्यान से देखनी है। जनरली जीनर डायोड में हम लोग यूज करते हैं। जीनर ब्रेकडाउन क्या है? ब्रेकडाउन का मतलब टूटना, ये तो जानते ही हैं। जीनर एक नाम है। ये बेसिकली तभी होगा जब हमारे पास कोई हैवीली डोप्ड जंक्शन डायोड होगा। जब भी कोई हैवीली डोप्ड जंक्शन डायोड हमारे पास होगा, तभी हमारे पास कॉन्सेप्ट मिलेगा जीनर ब्रेकडाउन का। अगर लो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है तो हम उस स्थिति में ब्रेकडाउन को जीनर ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये बात ध्यान से आप समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर हैवीली डोप्ड है तो उसकी जो डिप्लीशन लेयर है वो कैसी होगी? थिन होगी। थिन होगी। आपने इसके अक्रॉस अगर कोई रिवर्स बाइसिंग में पोटेंशियल अप्लाई किया, कंपैरेटिवली हाई पोटेंशियल अप्लाई किया, अब चूंकि थिन थी तो यहां हमने पढ़ रखा है क्या, E इक्वल्स टू माइनस का dV ओवर dr। तो थिन है तो R तो मेरा छोटा हो गया, पोटेंशियल आपने ज्यादा लगाया, ज्यादा पोटेंशियल, छोटी थिकनेस। छोटी थिकनेस क्यों? क्योंकि हैवीली डोप्ड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज्यादा इफेक्टिव हो गया। किसके ऊपर? जो डिप्लीशन लेयर है इसके ऊपर। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज्यादा इफेक्टिव हो गया तो आपको पता ही है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल जो ब्रेकडाउन होता है वही यहां पे जीनर ब्रेकडाउन कहलाता है।
तो डियर स्टूडेंट्स इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है सारे में। तो जीनर ब्रेकडाउन हम तब कहेंगे जब हेवीली डोप्ड हो। ऐसी स्थिति में जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो पतली होगी। ऐसी स्थिति में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक बार अपने दिमाग में डालना है और रिवीजन के समय पे ये हाईलाइट चीजों को एक बार देखना। ऐसी स्थिति में जब हमारा ई ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड काफी ज्यादा हो जाएगा, तो जो पतली हमारी डिप्लीशन लेयर थी वो एक तरीके से इलेक्ट्रिकली ब्रेकडाउन हो जाएगी। यहां सारी वैल्यूज को बता रखा है मैंने कि अगर हमने 4 वोल्ट का भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 4 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर का हो जाता है। ठीक है, अब नो डाउट इस मेथड में इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट होंगे और रिवर्स बायसिंग करंट्स हमारी फ्लो कराना शुरू कर देंगे। तो इसे हम लोग कहेंगे जीनर ब्रेकडाउन। और इस तरह से जो हम लोग डायोड फॉर्म करते हैं, डायोड बनाते हैं, उसे हम लोग जीनर डायोड का नाम देते हैं। रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, पोटेंशियल मिली एंपियर में करंट, रिवर्स बायसिंग में माइक्रो एंपियर में करंट फ्लो करेगी। अब मैं दूसरे ब्रेकडाउन की बात करता हूं, एवलांचे ब्रेकडाउन की बात करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे को फिर समझना होगा, एवलांचे का मतलब होता है एकदम से बहुत ज्यादा, अचानक से ज्यादा। अब ये अचानक से ज्यादा जो मेरा होगा वो लो लेवल डोपिंग के केस में होगा। पहली बात, जो मेरा डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा वो यहां पे कैसा होगा, लो लेवल का डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा। किसके लिए, एवलांचे ब्रेकडाउन के लिए। ब्रेकडाउन का मतलब अगेन टूटना है। अगेन इसको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे रिवर्स बायसिंग में, ये भी हमारा रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट होगा। अगेन जो डिप्लीशन लेयर है वो यहां कंपैरेटिवली कैसी होगी, थिक होगी, मोटी डिप्लीशन लेयर होगी डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा क्या करते चले गए, पोटेंशियल लगाते गए, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स यहां पर ब्रेकअप हो जाएंगे। और जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएंगे तो नो डाउट हम लोगों को यहां आइंस मिलेंगे एज ए चार्ज कैरियर्स। अगेन रिवर्स डायरेक्शन में करंट्स हमारी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा आयोनाइजेशन हो जाएगा, आइंस मिलेंगे एज चार्ज कैरियर्स। तो इस तरह का जो भी हमारा डायोड बनेगा उसे हम लोग एवलांचे डायोड के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है क्या, कि अगर मैं लो लेवल का डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन रख करके कोई डायोड बनाता हूं, रिवर्स बायसिंग में यूज करता हूं, ब्रेकडाउन हो जाता है तो एवलांचे ब्रेकडाउन कहलाता है। और इस तरह के डायोड को एवलांचे डायोड के नाम से जानता हूं। जबकि इसका उल्टा क्या था डियर स्टूडेंट्स, इसका उल्टा ये था कि मैंने हाई डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन रखा, रिवर्स बायसिंग में उसको लगाया, ब्रेकडाउन हो गया, दैट वाज टर्म्ड एज जीनर ब्रेकडाउन। और उस तरह के डायोड को मैंने कहा था जीनर ब्रेकडाउन। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों तरह के ब्रेकडाउन आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो द सेम कांसेप्ट इज देयर। ठीक है, अब देखिए जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरी जीनर डायोड की, जीनर ब्रेकडाउन की, उसको लेकर के मैं एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, रेगुलेटर क्या है, देखिए यहां रेगुलेटर को समझना मेरे लिए पहले जरूरी हो जाता है। इससे पहले मैं आपको जीनर रेगुलेटर समझाऊं। जीनर डायोड का क्या देखें, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखें। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं तो मूंछ जैसा हम लोगों को मिलता है। तो इसे नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम लोग किसी शॉप पे जाके खरीदने जाते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति वहां जनरली नहीं मिलते, मैं देखिए बुरा मत मानिएगा, हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी शॉप कर रहा हो, लेकिन नॉर्मली अब वो छोटू होता है ना, जो बेचारा कभी पढ़ता नहीं है, स्कूल स्कूल जाता नहीं है, आप में से भी हो सकता है कोई छोटू बन जाए, नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, तो वो शॉप पे होता है तो उसको बोलते हैं बेटा मूंछ वाला डायोड लेके आओ। अब भैया मूंछ वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होती है। नो डाउट पी टाइप होगा, एन टाइप होगा। यहां डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रखी जाएगी, काफी ज्यादा रखी जाएगी, रिवर्स बायसिंग में यूज किया जाएगा, तो इसे मैं जीनर डायोड कहूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से कैसे यूज करूंगा वो समझिए। देखिए, अगर मेरे पास कोई अनरेगुलेटेड डीसी पावर सोर्स है, अब ये अनरेगुलेटेड डीसी पावर सोर्स क्या होता है,
अनरेगुलेटेड उस सोर्स को कहते हैं जो बार बार वैल्यूज को चेंज करता रहता है और एक मेजरेबल काफी ज्यादा चेंजेस उसमें आते हैं। मान लीजिए मैं यहां 12 वोल्ट का डीसी सोर्स लेता हूं, अब वो कभी तो देता है मेरे को 16 वोल्ट, कभी देता है 9 वोल्ट, कभी देता है 12 वोल्ट, तो मैं ऐसे कहूंगा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब गलती से 16 वोल्ट आगे फेड हो गया, मेरा आगे कोई सेंसिटिव सर्किट लगा हुआ है, इट मे बी टीवी का लगा हुआ है, मोबाइल का लगा हुआ है, या व्हाटएवर सो मेरे सिस्टम का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का लगा हुआ है, तो भैया क्या होगा, यहां तो एक डिजायर्ड वैल्यू से ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगी क्योंकि रेसिस्टेंस तो इसका फिक्स है। जब डिजायर्ड वैल्यू से ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगी तो ये मेरा ब्लोन अप हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मेरा पूरा टीवी खराब हो जाएगा या मोबाइल खराब हो जाएगा या व्हाटएवर सो मेरा जो कंप्यूटर लैपटॉप है वो खराब हो जाएगा। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से इनके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर मैं इस सर्किट को कनेक्ट करने से पहले इसको रेगुलेट कर दूं, रेगुलेट करने का मतलब 12 वोल्ट है तो भैया 12 वोल्ट ही जाएगा, अगर 12 वोल्ट से ज्यादा कभी बढ़ेगा तो मेरा सर्किट ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा अगर मेरा 12 वोल्ट से ज्यादा जाता है, यानी जो भी डिजायर्ड वैल्यू मेरे को बाहर चाहिए उससे ज्यादा अगर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इसे मैं कहूंगा जीनर डायोड यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो रेगुलेटर का मतलब हम बार बार कम ज्यादा नहीं कर सकते यहां, लेकिन एक फिक्स वैल्यू को हम लोग यहां पे अटेन कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर हमें मिलता है तो सर्किट हमारा ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स कैसे होगा ये जरा हम लोग समझते हैं। देखिए जीनर डायोड हम लोगों को यूज करना है, कैरेक्टरिस्टिक को यूज करना है, ये सारा एग्जाम में कैसे लिखना है आप यहां से देख लेंगे। बाकी इस सर्किट को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, इस सर्किट से आपको काफी कुछ मिल जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वही सर्किट है ऑलमोस्ट। डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है जो भी मैंने समझाई थी आपको। यहां मेरा कोई भी लोड रेसिस्टेंस है, लोड रेसिस्टेंस मेरा टीवी हो सकता है या व्हाटएवर सो रिमोट हो सकता है या मान लीजिए लैपटॉप हो सकता है। यहां मैंने कोई सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगा रखा है, सीरीज में रेसिस्टेंस सपोज फ्यूज है, फ्यूज तो समझते होंगे, ठीक है। ये मैंने देखिए यहां रिवर्स वाइसिंग में जीनर डायोड लगाया हुआ है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, लेकिन जब मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं तो यहां पे नेगेटिव लगा रहा हूं और यहां पे पॉजिटिव लगा रहा हूं, जो अनरेगुलेटेड सप्लाई है मेरी। ध्यान रहे ये डीसी है, एसी वेसी का यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ डीसी में है। अब डिस्टेंस होगा क्या, इस डायोड के अक्रॉस जब तक कि जीनर ब्रेकडाउन का पोटेंशियल नहीं मिलता तब तक तो ये इनएक्टिवेट पड़ा रहेगा, डीएक्टिवेट पड़ा रहेगा, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस शो करेगा, ये कोई काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच जो इसका जीनर पोटेंशियल है, जिस एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जाकर के ये ब्रेकडाउन ले जाता है, वो या उससे ज्यादा पोटेंशियल एप्लीकेबल हो गया, यानी यहां से पोटेंशियल बढ़ा तो ऑब्वियसली यहां भी पोटेंशियल बढ़ेगा, यहां पोटेंशियल बढ़ेगा तो हो जाएगा ऑलमोस्ट जीरो, या ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ले जाएगा। जैसे ही रेसिस्टेंस इसका जीरो होगा इस सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगी और ये फ्यूज जो है ये ब्लोन अप हो जाएगा, सर्किट मेरा एक तरीके से ओपन हो जाएगा और आगे करंट मिलना बंद हो जाएगा। ये फिलॉसफी है, 4 सेंटेंस ही आपको लिखने हैं, इन 4 सेंटेंसों में सारी वर्किंग आप लोगों की इसकी हो जाएगी। सर्किट आपने जरूर बनाना है, ध्यान से बनाना है, यहां नेगेटिव और पॉजिटिव आपने जरूर शो करना है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई जरूर शो करनी है। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ खास बचता नहीं है। ट्रांजिस्टर्स क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में नहीं है तो ट्रांजिस्टर्स हम लोग यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। ये इसका ग्राफ हम लोगों ने दे रखा है, इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, लीनियरली चलता रहेगा, रेगुलेटेड सप्लाई मिलती रहेगी मेरे को। लेकिन अगर जीनर पोटेंशियल से या जीनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया तो निश्चित रूप से ये ब्रेकडाउन ले जाएगा और एक्सट्रीमली हाई करंट्स फ्लो करने लगेंगी, जिनकी वजह से जो मैंने मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगा रखा था या फ्यूज लगा रखा था, ये आरएस, ये मेरा ब्लोन अप हो जाएगा और सर्किट में आगे करंट मेरे को नहीं मिलेगी। अब रिस्टोर कैसे करेंगे? नो डाउट रिस्टोर करने के लिए मेरे को जीनर डायोड बदलना होगा और ये फ्यूज बदलना होगा, तब ये रिस्टोर होगा और रिस्टोर होकर के फिर दोबारा मेरा सर्किट आगे चल जाएगा। रेजिस्टेंस इस तरह से लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मेरे महंगी चीजें लगी थी, महंगे अप्लायंसेस लगे थे, वो खराब होने से
बच जाते हैं। सिर्फ मेरा फ्यूज खराब होता है एज वेल एज मेरा जीनर डायोड खराब होता है। अब तो यहां जीनर डायोड भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड आ गए हैं, तो ठंडा होने के बाद वही डायोड काम करना शुरू कर देते हैं, तो डायोड भी नहीं बदलना पड़ता, लेकिन फ्यूज को बदलना पड़ेगा। इवन दैट अगर फ्यूज की जगह पे भी मैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाता हूं, तो एक बार सर्किट ऑफ होने के बाद 2-4-5 मिनट का गैप देकर के, यानी ये भी टेम्परेचर डाउन आ जाए, ये भी टेम्परेचर डाउन आ जाए, तो मैं दोबारा से इस एमसीबी को, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को अप करके फर्दर सर्किट को वर्किंग में ला सकता हूं। तो एडवांसमेंट है, धीमे 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 करके हो रहा है। तो मैं समझता हूं डियर स्टूडेंट्स काफी कुछ आप लोगों का आज हो गया। इट्स एनफ फॉर टुडे। अब आपके पास असाइनमेंट है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहां ब्रीफ किए हैं, कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट में छोड़े हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को लगा लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। बाकी जो एमसीक्यू सेक्शन है वहां से भी आप लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे और फिर हम इसके बाद इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।